हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। तो साथियों, आपको पता है कि कल अपना 19 दिसंबर को जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा वो करने वाले हैं। आप सब देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सेशन का ये कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। अर्धवार्षिक पेपर आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट को आपको समय है वो दिया जाता है। पेपर कुल 17 अंक का आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात साथियों, जब भी आपको पेपर मिले ना, तो सबसे पहले अपने रोल नंबर है वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या है वो ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को साथियों अंतिम तक देखना है। साथियों, गारंटी के साथ कहता हूँ, 15-16 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल जाए ना, तो देख लेना। 15-16 क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे, है ना। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो, आपको खंड अ है वो देखने को मिलता है। जब भी आप कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले अपना खंड है वो जरूर लिखेगा। चाहे आप ऐसे स्टार्ट करो, चाहे बै से, सै से, दै से। सबसे पहले अपना खंड लिखेगा, ताकि जब टीचर कॉपी जांच करे तब उसको अपनी कॉपी है वो अट्रैक्टिव दिखे, सुंदर दिखे, है ना। तो आपको पता है कि खंड अ के अंदर आपको एक तो गद्यांश देखने को मिलता है, अपठित गद्यांश। दूसरा अपठित पद्यांश देखने को मिलता है ना, जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। अब बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैंने इसको पढ़ लिया, आप इसे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चनों उत्तरों की। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है। तो क्या हो सकता है मेरे साथियों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट जवाब होगा, यानी कि उन्नति एवं अवनति यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दूसरा, कि हमारी संस्कृति का मूलाधार किस तत्व पर स्थापित है। तो ये हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करोगे आप सभी। अगले की बात करते हैं तीसरा, कि नैतिक सिद्धांतों में मुख्य स्थान दिया है। तो वो किसको दिया है, अहिंसा को दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करोगे आप सब। अगले की बात करते हैं साथियों चौथा क्वेश्चन, कि अहिंसा शब्द का उपसर्ग है। अब साथियों, जब भी आपको यहाँ ना उपसर्ग की जगह प्रत्यय भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, प्रत्यय भी देखने को मिलता है। तो आप इसे कैसे याद रखोगे, कि उपसर्ग होते हैं साथियों वो शब्द के पहले लगते हैं, यानी कि आपको ऐनाद है वो पहले सिखाए जाते हैं और ऊ है वो पहले आता है उपसर्ग के अंदर, है ना। ऐसे ध्यान में रखना। और कै कबूतर आपको बाद में सिखाए जाते हैं, तो पै है वो बाद में लगता है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे आप, है ना। इसके अंदर कई स्टूडेंट तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे लगता है या बाद में लगता है। आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अहिंसा शब्द का उपसर्ग कौन सा है। तो वो हो जाएगा अ उपसर्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट जवाब होगा। अगले की बात करते हैं साथियों, कि अहिंसा का दूसरा रूप है। तो वो हो जाएगा त्याग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करोगे। अगला देखो साथियों, जैसा कि बताया था कि आपको अपठित पद्यांश भी देखने को मिलेगा, जो कि कुल 5 नंबर का होगा। अब इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। मैंने इसको पढ़ लिया है, अब हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम इसके उत्तर वो देखते हैं, कि कवि में भूलोक का गौरव किसे बताया। तो वो बताया था साथियों भारतवर्ष को, है ना। सभी प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर समाये हुए हैं। आप देखोगे ना तो आपको उत्तर वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि नूतन शब्द का विलोम शब्द। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरातन। क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुरातन है वो नूतन शब्द का विलोम शब्द है। अगला साथियों तीसरा, कि निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया। तो वो किसने किया था, विधि ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करोगे। अगले की बात करते हैं साथियों चौथा क्वेश्चन, की उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो क्या बताओगे, भारत की श्रेष्ठता बताओगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करोगे। अगले की बात करते हैं हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद साथियों उसे बोलते हैं कि कोई शब्द का जब 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाता है, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा साथियों हिम प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करोगे। अगले की बात करते हैं साथियों तीसरा क्वेश्चन आपको, जो कि 5 देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी होती है। अब बात करते हैं साथियों इसके सॉल्यूशन की, कि ये किस टाइप के, कुछ ग्रामर से भी आपको देखने को मिलेंगे, व्याकरण से, और कुछ अपने सभी व्याकरण से ही हैं साथियों। अब हम बात करते हैं इसके उत्तरों की। देखो, आपको सबसे पहले खालिस्तान का उत्कृष्ट करने वाली बातों को गुण कहते हैं। तो क्या बोलोगे, रस भर देना। आपको क्या बोलोगे, रस का उत्कृष्ट करने वाली बातों को गुण कहते हैं। दूसरे के अंदर क्या बोलोगे साथियों, कि
कात्यार्थी तब हो हुगी मिलहू जब पिए आ पंक्ति में काव्य दोष पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? श्रुति कटु काव्य दोष हो जाएगा। क्या बोलोगे? श्रुति कटु। ये भर देना आपको, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि कली से कहता था मधुमास बात की मधु मदिरा का मोल अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। मानवीकरण, है ना। साथियों पेपर को अंतिम तक देखना है ना। आप सभी को अंतिम तक इस पेपर को देख के जाना है। अगला साथियों, मात्रिक छंदों में संख्या नियत होती है। तो क्या बोलोगे? मात्राओं की संख्या नियत होती है ना। मात्राओं की संख्या नियत होती है। अगले की बात करते हैं पांचवा की बिनु पद चले सुने बिनु पाना पंक्ति में अलंकार है। तो क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, सॉरी विभावना, विभावना अलंकार हो जाएगा यहाँ पर राइट जवाब। अगले की बात करते हैं। यहाँ पर देखो आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि 10x1, यहाँ पर 10 आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। टोटल 10 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, 10 ही होंगे, है ना। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 20 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने होंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है कि किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना, उसे हम उपमा अलंकार करते हैं। अर्थात प्रस्तुत वस्तु की तुलना गुण धर्म व्यापार के आधार पर की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे तेरा मुखड़ा तो चांद के समान है, तो उसका मुखड़ा चांद थोड़ी ना है, चांद के समान है, उसकी उपमा है वो की जा रही है ऐसे। पांचवा देखो, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपयुक्त में से पंक्तियां में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है साथियों? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की। जहाँ समानता के कारण उपमेय उपमेय में अपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है वो पाया जाता है ना। क्या पता परिभाषा भी देखने को मिल जाए उत्प्रेक्षा अलंकार की। अगला छठा क्वेश्चन कि संपादकीय लिखने का दायित्व किनका होता है? तो संपादकीय एक लेख या अन्य लिखित दस्तावेज है जो अक्सर बिना हस्ताक्षर के किसी समाचार पत्र या पत्रिका वरिष्ठ संपादकीय लोगों द्वारा लिखा जाता है या विशेष मुद्दे पर लेखक की राय ली जाती है, व्यक्त करता है, उसे हम संपादकीय लेखन का लिखने का दायित्व होता है ना। ऐसे आपको लिखना है। अगला सातवां कि विचारपूर्ण लेखन क्या होता है? अब विचारपूर्ण की बात करते हैं तो अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपूर्वक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबार अपने वैचारिक रुझान पहचाने जाते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेख टिप्पणियां विचारपूर्ण लेखन में ही आती हैं, ये आपको लिखना है। अगले की बात करते हैं साथियों साक्षात्कार को इंग्लिश के अंदर कहते हैं आपको इंटरव्यू। से आप क्या समझते हैं? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा उत्तर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साक्षात्कार बोलते हैं, है ना। ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपनी बुक से है, यानी कि सरोज स्मृति अंतरा बुक का दूसरा अध्याय है। निराला ने किसका भीम विधान किया, ये आप देख लेना। अगले की बात करते हैं जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ की विद्या का नाम लिखिए, किस संग्रह से लिखा। पाठ की विद्या में साथियों यात्रा वृत्तांत, क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत, ध्यान में रखना है ना। और बात करें संग्रह का, तो संग्रह से लिया गया उठती उठती धुन से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। क्या पता देखने को ही मिल जाए परीक्षा के अंदर। अगला क्वेश्चन है 11वां कि उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन की छोटी सी हलचल उत्पन्न कर दी, सूक्ष्म की विवेचना कीजिए। ये आप देख लेना है ना, अपनी बुक का ही है। कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय क्या है? किस कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो वो लिखोगे मैं साथियों कथानक। क्या करोगे? कथानक। बहुत बार देखने को मिला है, याद कर लेना, देखने को मिल सकता है। अगला खंड ब, खंड ब को आप क्या लिखोगे साथियों? 14 से 27 प्रश्नों की अधिकतम शब्द सीमा 40 शब्दों के अंदर। यहाँ पर आपको 1.5 नंबर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनके उत्तरों की। यहाँ पर देखो पत्रकारिता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि वाक्य हैं वो छोटे हो, है ना, ताकि जब कोई भी पढ़े ना तो उसको समझ है वो आ जाए। दूसरी, आम चाल भाषा का प्रयोग किया हो ताकि लोगों को समझ में आ सके, है ना, गाँव के लोगों को भी। दूसरी, साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए, साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए, है ना। मुहावरों लोकोक्तियों और अलंकारों का प्रयोग है वो कम करें, है ना, ये आपको लिखना है। अगला देखो साथियों क्या कह रहे हैं कि एक अच्छे सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है।
तो एक अच्छे सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार समिति होती है, उसके सदस्यों द्वारा जो चयन किया जाता है, तो साक्षात्कार लेने वाले को साक्षात्कार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी है वो पता होनी चाहिए, है ना। ये आपको लिख देना है। अगला है हरगोविंद कौन था, क्या काम करता था। तो हरगोविंद एक क्या था, डाकिया था साथियों। डाकिया या सवंदिया भी आप बोल सकते हैं, है ना। और वह काम क्या करता था, लोगों के घरों में जाकर गांव गांव में वह संवाद है वो पहुंचाया करता था, यानी कि समाचार। अगले की बात करते हैं साथियों। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। तो यहाँ पर देखो बालक है वो रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, है ना। जब लेखक ने इनाम मांगने को कहा तब बच्चे ने थोड़ी देर रुककर कहा कि मुझे लड्डू चाहिए। तो उसको लेखक को लगा कि बालक अभी भी जिंदा है और उसकी इच्छा है, उसका गला नहीं घोटा गया है। इस प्रकार लेखक ने चैन की सांस है वो भरी थी। अगला है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या भीष्म सानी का साहित्यिक परिचय देना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको बताना है कि जन्म है वो कब हुआ था। हाँ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म है वो हुआ था में साथियों 1884 के अंदर, यूपी के एक बस्ती जिले के अंदर। याद कर लेना, है ना, देखने को मिल सकता है बस्ती जिले के अंदर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों, तो मृत्यु हुई थी इनकी वो हुई थी 1941 के अंदर। जन्म 1884, मृत्यु 1900 सॉरी 48 नहीं 41 होगा, 41 के अंदर। रचना की बात करें साथियों तो चिंतामणि, रश्मिवासा, त्रिवेणी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगले की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देखो भीष्म सानी। तो भीष्म सानी का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था साथियों 1915 के अंदर, रावलपिंडी जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। इन्होंने रचना की थी नई कहानियाँ, 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया था। आज के अतीत किसका क्या था, आज के अतीत जो कि इनकी आत्मकथा है, ये भी ध्यान में रख लेना। और ये पेशे से ये पत्रकार थे, ये आपको ध्यान में रख लेना। अगले की बात करते हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता सारा, रचनाकार का साहित्यिक परिचय दीजिए, है ना। ये आप देख लेना। अगले की बात करते हैं साथियों कि प्रियतमा के दुख के कारण विद्यापति के पद के अनुसार लिखो। क्या कारण थे विद्यापति के पद के अनुसार लिखना आपको। बेरों ने सूरदास की झोपड़ी क्यों लगाई, बदले की भावना से बेरों ने सूरदास की झोपड़ी को आग लगा दी। सूरदास ने उसकी पत्नी सुभागी जो बेरों मारता था उसको बचाया था, इसी कारण से सूरदास की झोपड़ी को बेरों ने आग लगा दी। अगला साथियों, बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है, ये आपको बताना है। लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्यों कहा है, कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा है, जयशंकर प्रसाद और घरानंद का जीवन परिचय आपको बताना है ना। बता सकते हो क्या जीवन परिचय, तो मैं आपको बताता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मेरे साथियों काशी के अंदर, काशी के अंदर। और ये एक छायावादी कवि हैं, ये भी ध्यान में रखना है। बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई थी, 1937 के अंदर इनकी मृत्यु होती है, ये भी ध्यान में रख लेना। और इनकी शिक्षा वो साथियों कहाँ तक हुई थी, ये हुई थी 8वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक। अब बात करते हैं इनकी रचना की, तो झरना, आंसू, लहर, कायामिनी, अजातशत्रु, आकाशदीप, ये इनकी रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय ने तोड़ो कविता का मूल भाव आपको बताना है। निसंदेह सफेद को लेकर लेखक किस प्रसंग का वर्णन करते हैं। खंड 6 देखते हैं अब हम, है ना। खंड 6 के अंदर आपको अथवा के अंदर उत्तर देखने को मिलेंगे, जो कि 5 नंबर का 60 शब्दों के अंदर लिखना है। जीना भी एक कला है, कुटज के आधार पर आपको सिद्ध करना है। अगला है मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बादो उधर लग जाती है। देवदास कहानी के आधार पर बताना है, दूसरा देवदास के आधार पर। अगला साथियों, गीतावली में संकलित पद राधो एक बार फिर भाव में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में प्रकट करना है। सखी की पूछ सी अनुभव मोए से है, प्रीति अनुराग बरबाहिलिन तिल तिल नूतन होए। विद्यापति के इस पद का भावार्थ आपको बताना है। अगला 30वां क्वेश्चन क्या है कि साथियों, सूरदास की झोपड़ी कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। अथवा के अंदर है कि लेखक ने अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में क्या संदेश दिया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, खाऊ उजाड़ू सभ्यता वाला चैप्टर को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। अगले की बात करें, खंड 10 के अंदर आपको 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये भी अथवा के अंदर है, यहाँ पर आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। अब बताओ सहप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, पता है ना आपको। तो सहप्रसंग व्याख्या कर ले, एक सेकंड साथी क्या होगा,
सह प्रसंग व्याख्या के लिए आपको सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सह प्रसंग। सह प्रसंग के अंदर आपको लिखना होता है, क्या लिखोगे साथियों सह प्रसंग के अंदर, कि प्रस्तुत गद्यांश है साथियों, याद रख लेना, पद्यांश काव्यांश है साथियों। पद्यांश को काव्यांश बोल दो चाहिए ना, और गद्यांश अलग चीज होती है वो दूसरी वाला। तो काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 के अंतराभाग 2 में लिखित पाठ, कौन सा पाठ है, भरत राम का प्रेम से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास है ना। और इसके अंदर वर्णन किया गया है कि राम के वनगमन की दशा का वर्णन किया गया है, ये आपको लिखना है। ऐसे आप लिख दोगे ना, आपको 1 नंबर वो मिल जाएगा। दूसरा आपको लिखना है कि व्याख्या कैसे करते हैं। इसके बाद देखो व्याख्या करनी है। देखो ये रहा, व्याख्या के अंदर आपको इसका हिंदी के अंदर साध करना है, बताना है पूरा वर्णन। इसके बाद आपको एक पॉइंट और करना है, जो कि व्याख्या 2 नंबर की होती है, विशेष 1 नंबर का, और सह प्रसंग 1 नंबर की। विशेष के अंदर आपको एक तो सीधा लिखना है कि इसके अंदर करुण वश की प्रधानता की गई है। दूसरा, अनुप्रास अलंकार सभी के अंदर होता है, काव्य के अंदर तो है ना। तीसरी है, भाषा सरल और प्रभावशाली है, ऐसे लिख देना, आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन का उत्तर। अगले की बात करते हैं, चाहो तो आप ये कर सकते हो ना, ये देखो गद्यांश जो मैंने आपको बताया था 5 नंबर का है, और इसको भी ऐसे लिखना है, सह व्याख्या विशेष, है ना। इसके अंदर ये मत लिख देना कि अलंकार हैं, अलंकार नहीं होते इसके अंदर, ये आपको ध्यान रख लेना। अगले 33वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निम्न लिखना है 400 शब्द के अंदर, जो कि 5 नंबर का देखने को मिलेगा। बढ़ती तकनीक, सुविधा या समस्या, मेरा प्रिय कवि, मेक इन इंडिया, राजस्थान में पर्यटन स्थल। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, प्रस्तावना लिखनी होती है। उसके बाद आपको 2-3 उससे संबंधित शब्द है वो लिखने होते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना, लास्ट के अंदर उपसंहार आपको लिखना होता है ना। ये ध्यान में रखना आप सभी। अब देखो साथियों, पेपर है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और हाँ साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना। तो साथियों, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले पेपर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।